नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और मूल्यों का सृजन करेगा। देश में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा परिवर्तन का उत्प्रेरक है और युवा सामाजिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अफ्रीका के समूह क्वाड देशों के नेताओं की वर्चुअल माध्यम से पहला शिखर सम्मेलन कल। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच होगा। फाइनल मैच दिल्ली में रविवार को खेला जाएगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के लिए 1 दिन के दौरे पर कल गुजरात जाएंगे। वे महात्मा गांधी के 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम के दौरान देश में 75 स्थानों पर 75 महोत्सव 75 सप्ताह तक आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अतीत और नए विकास को प्रदर्शित करने के साथ साथ उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिनके बलिदानों पर देश के इतिहास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऐतिहासिक दांडी मार्च की सालगिरह पर नई दांडी यात्रा को प्रस्थान करवाएंगे, जिसमें 81 गांधी अनुयायी शामिल होंगे। वे साबरमती आश्रम से दक्षिण गुजरात के दांडी तक का 386 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च 21 दिनों में पूरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत में स्वच्छता, पर्यावरण, सुरक्षा और जल संरक्षण क्षेत्र में हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलावों को देशभक्ति गीतों, नाटक और नृत्य आदि द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आयोजित की जा रही पदयात्रा के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। श्री पटेल पदयात्रा में गुजरात में नाडियाड तक 75 किलोमीटर तक के सफर का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्री ने बताया कि पदयात्रा के अलावा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 मार्च दांडी यात्रा की तारीख है जो 5 अप्रैल तक पूरी हुई है। गुजरात राज्य के 81 नौजवान इस यात्रा को पूरा करेंगे और दूसरा ग्रुप एक और 81 लोगों का होगा जिसमें लगभग 11 राज्य के लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। वो 75 किलोमीटर की यात्रा करेगा जो साबरमती से नाडियाड तक की होगी। देश के 75 प्रमुख स्थानों पर सभी राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनने अपने राज्य में भी 75 कार्यक्रम रखे हुए हैं और इसलिए दिल्ली में भी राय पिथौरा में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मॉन्यूमेंट है राय पिथौरा किला, वहां पर लोकसभा अध्यक्ष और हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री जो दिल्ली में हैं उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल साबरमती से रवाना होने के बाद 16 मार्च को नाडियाड पहुंचने तक पदयात्रा जारी रहेगी। इसके साथ ही गुजरात के 81 नौजवानों का एक और जत्था कल साबरमती से पदयात्रा पर रवाना होगा और ये लोग भी दांडी तक जाएंगे। मिजोरम में कल से आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य के कला और संस्कृति मंत्री आर ललजिरलियाना आइजोल के छात्रों की रैली को झंडी दिखाकर समारोह की औपचारिक शुरुआत करेंगे।
अमृत महोत्सव के कार्यक्रम अगले 75 सप्ताहों तक चलेंगे। राज्य के सभी जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के लिए तेलंगाना सरकार ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं। इस अवसर पर वारंगल और हैदराबाद में विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन वारंगल में समारोह में भाग लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के पब्लिक गार्डन्स में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और पूरी दुनिया के लिए लाभदायक रहेगा। स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवत गीता के ई संस्करण के विमोचन के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। At the core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने टीके पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं। Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सबसे बड़ा स्रोत है और इसमें सर्वोत्तम विचारों का संकलन है। उन्होंने कहा कि महाभारत के दौरान दुनिया को गीता के उपदेश के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला। उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है। Never forget the famous verse कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. It will free our mind from fear of failure and put our focus on our action. The chapter on Jnana Yoga deals with the importance of true knowledge. Bhakti Yoga, teaching us the importance of devotion, is touched upon in one of the chapters. Every chapter has something to offer to cultivate a positive frame of mind. प्रधानमंत्री ने कहा कि ई पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही हैं और गीता के ई संस्करण से महान विचार युवाओं में लोकप्रिय होंगे। उन्होंने नवयुवकों से गीता के संदेशों को अपनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि ये ई संस्करण शाश्वत गीता और गौरवशाली तमिल संस्कृति के बीच संपर्क को और भी मजबूत करेगा। बड़ी संख्या में तमिल प्रवासी भी इसके माध्यम से गीता को पढ़ सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिखाई देती है समृद्धि की लहर देश में गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क हाईवेज का फैलता शानदार नेटवर्क।
बैंक, सरकारी कामकाज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों में भी डिजिटल भारत की कामयाबी के बढ़ते कदम। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिकतम स्वास्थ्य, घर घर बिजली पानी और स्वच्छ भारत का संकल्प, अंतरिक्ष में सफलता के 23 कदम और सीमाओं के लिए आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण। कोरोना महामारी में जूझते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हर ओर तरक्की के रंग। समाज के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की ढेरों योजनाएं और पहल, और इस समृद्धि को पोषित करता है आपका आर्थिक योगदान यानी अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अनुसंधान, कौशल और विशेषज्ञता पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। ये प्रणाली वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक और तर्कसंगत है। अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति के लागू हो जाने से आधुनिक ज्ञान और शिक्षा के नए युग का उदय होगा। इससे अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों का ऐसा दल तैयार होगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। The educational scenario in our country and the implementation of the new policy. The new policy seeks to implement a modern education system based on research, skill and acumen relevant to the evolving needs of the present. At the same time, it would also include within its domain our rich cultural heritage in consonance with the futuristic outlook. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को याद किया। राष्ट्रपति ने आज स्वर्ण पदक से सम्मानित छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि देश की बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए आज कई वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन पत्र भरे। कल नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। 39 सीटों के लिए मतदान 1 अप्रैल को होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने धोलोई और भावेश कालिता ने रंगिया से पर्चे दाखिल किए। कांग्रेस नेता कामलाख्या डे पुरकायस्थ, शांतनु शर्मा और AIUDF उम्मीदवार फानी तालुकदार माजिबुर रहमान ने भी नामांकन पत्र भरे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण के लिए 284 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। असम में पहले चरण में 284 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया है। इसके अलावा इस चरण में 10 नामांकन को अस्वीकृत किया गया है। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस बीच प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में प्रचार अभियान में तेजी आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के अलावा विभिन्न राजनीतिक दल, अभिनेता और कलाकारों को भी चुनाव प्रचार में उतार रहे हैं। अभिनेता रवि किशन और मनोज तिवारी असम में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और विभिन्न दल भी फिल्म स्टारों को चुनाव प्रचार में उतारेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का काम शुरू होगा। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने और गठबंधन करने की प्रक्रिया में हैं। ऑल इंडिया अन्ना DMK का मुकाबला भाजपा PMK और अन्य छोटे दलों से है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव में अपनी ताकत साबित करनी है। ऐसी स्थिति में 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कुल मिलाकर भाजपा 20 और कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने त्रिशूर में कहा कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी। सत्तारूढ़ LDF ने 132 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची कल जारी करेगी। चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना और नामांकन भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है।
तेलंगाना में राज्य विधानसभा के 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 14 मार्च को होने वाले मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। इस चुनाव में 160 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 वर्तमान सदस्य शामिल हैं। 90 उम्मीदवार महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्रों से, जबकि 70 उम्मीदवार वारागल, खम्मम, नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। इनमें 10,36,000 स्नातक मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो फेक न्यूज यानी भ्रामक खबरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किए जाने के बारे में पुरानी फर्जी खबर कुछ सोशल मीडिया माध्यमों से फैलाई जा रही है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि 21 दिसंबर 2017 की एक फर्जी खबर को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णामूर्ति का हवाला देते हुए दुर्भावना से प्रचारित किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक विशेष पार्टी के विधानसभा चुनाव ईवीएम हैक करके जीता था। इस गलत सूचना का पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2018 में उस समय ही खंडन कर दिया था, जब ये मामला उनके सामने रखा गया था। फेक न्यूज का खंडन करते हुए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कृष्णामूर्ति ने फिर से एक बयान जारी करके कहा है कि उन्हें 2018 की इस फेक न्यूज को फिर से प्रसारित किए जाने का पता चला है। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह असत्य है और आगामी चुनावों में लोगों को गुमराह करने के लिए दुर्भावनावश फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बेहद विश्वसनीय मशीन है और उन्हें इसकी विश्वसनीयता पर और शुद्धता पर कोई संदेह नहीं है। मशीनें समूचे राष्ट्र का गौरव हैं और उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 128 और 134 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मामला दर्ज कराया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और मूल्यों का सृजन करेगा। देश में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा परिवर्तन का उत्प्रेरक है और युवा सामाजिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के समूह क्वाड देशों के नेताओं की वर्चुअल माध्यम से पहला शिखर सम्मेलन कल। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच होगा। फाइनल मैच दिल्ली में रविवार को खेला जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश भर में अब तक कुल 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में कहा कि 71% टीके जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में और 29% टीके प्राइवेट अस्पतालों में लगाए गए। 71% of these doses have been administered in public health facilities. These are government hospitals. Almost 29% has been contributed by private facilities. So which are these private facilities? They are all private hospitals which are empaneled in Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. They are also all the private hospitals which are empaneled under Central Government Health Scheme, CGHS. श्री भूषण ने कहा कि फरवरी के मध्य में रोगियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब बढ़ रही है। There is a rise in active cases
the active cases had declined as low as 1,35,000. This happened on 12th of February. So they had come down to 1,35,000 odd cases, and today they are 1,89,000. On 18th of September 2020, the country had more than 10 lakh active cases. So from 10 lakh, we came down to 2,54,000 1st of January. Then we further came down to 1,35,000, and now there is this increase which has taken the active cases to 1,89,000. श्री भूषण ने कहा कि पिछले एक महीने में केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में सक्रिय रोगी बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष 16 जनवरी से अब तक पहले 53 दिन में भारत में 2,56,90,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि ब्राजील में 1,13,00,000, तुर्की में 1 करोड़ और ब्रिटेन में 94,70,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। We are giving you figures from our world in data of the first 53 days performance of all countries. So US had administered 3,68,00,000 vaccine doses. India in the first 53 days 2,56,00,000. Brazil 1,13,00,000. Brazil is important because they started a day after we did. Turkey has done 1 crore. UK figure was 94 lakh. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड की रोकथाम को लेकर यदि लोगों की लापरवाही और आदतों में सुधार नहीं हुआ तो सरकार कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होगी। मुंबई के जेजे अस्पताल में आज उन्होंने कोविड का पहला टीका लगवाया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कोविड मामलों में बढ़ोतरी के कारण लॉकडाउन लागू है। नागपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों के कारण नागपुर के अभिभावक मंत्री नितिन राउत ने एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नागपुर में पिछले साल 11 मार्च के दिन पहला कोविड मरीज मिला था और उसके बाद एक साल में 1,62,000 से ज्यादा मरीज मिले और उनमें से 1,45,000 मरीज ठीक हुए। लेकिन पिछले साल नवम्बर में स्थिति में सुधार के आसार नजर आने के बाद पिछले कुछ दिनों से स्थिति काफी खराब हो रही है। उन्होंने लोगों के कोविड रोकथाम के प्रति रवैये के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में आंशिक लॉकडाउन को लोगों ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इसी कारण कड़े कदम उठाते हुए प्रशासन ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है और इसके अवधि के बारे में स्थिति का ब्यौरा लेकर निर्णय लिया जाएगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में कोविड के बढ़ते रोगियों के कारण देर रात पार्टियों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि भीड़ भाड़ के कारण इन जगहों पर संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो इलाके में कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। हाल में भारत ने कनाडा को कोविशील्ड टीके की 5 लाख खुराक भेजी थी, जिसके लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कनाडा को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया है और भारत कनाडा मैत्री के अमर रहने की कामना की गई है। भारत ने 4 मार्च को कोविशील्ड की 5 लाख खुराक कनाडा भेजी थी। पिछले ही महीने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी से कोविड टीके उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 3 देशों को आज भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हो गई। वैक्सीन ले जाने वाले जहाज आज ईरान, बहामास और बेनिन में पहुंचे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल के स्नायु तंत्र विभाग के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस सम्मेलन में नेतागण साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह शिखर सम्मेलन कई समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इन देशों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, समान और सस्ता टीका उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों पर भी चर्चा होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालु विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान और भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज माघ मेले का समापन भी हो रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर, सोमेश्वर और नागवासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं। इस स्नान के साथ ही पिछले लगभग 2 महीने से संगम पर चल रहा माघ मेला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। इस बीच वाराणसी में शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और वो स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें गर्भगृह के चारों दरवाजों को छूते हुए पूजा करने की इजाजत दी गई है। ऐसा कोरोना संक्रमण के चलते जारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मुंबई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से, जबकि मुंबई ने कर्नाटक को 72 रन से पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी संगठन की प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दादी हृदय मोहिनी जी मानवीय दुखों को कम करने और सामाजिक उत्थान के अपने असंख्य प्रयासों के लिए हमेशा याद की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और मूल्यों का सृजन करेगा। देश में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा परिवर्तन का उत्प्रेरक है और युवा सामाजिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के समूह क्वाड देशों के नेताओं की वर्चुअल माध्यम से पहला शिखर सम्मेलन कल और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।